राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दैरिया एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सफलता नाम से एक सीरीज चला रहे हैं जो कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पेपर 7 के पार्ट 2 में क्या है हमारे मेंस के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके साथ ही स्पोर्ट्स भी है। तो इसका एक हम लोग देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन विपो। विपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा। अब ये होती क्या है? बौद्धिक मतलब बुद्धि से रिलेटेड है। तो अगर हम कुछ अपने आइडिया से कुछ इन्वेंट कर रहे हैं या फिर कोई नया आइडिया बनाए या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? किसकी उपज है? हमारे दिमाग की। तो इस दिमाग की उपज का भी हमारे पास एक संपत्ति है। ये भी एक संपत्ति के रूप में अगर हम लोग इसको देखें, तो इस पर जो हमारे अधिकार हैं वही क्या कहलाएंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से टाइप की हमारे पास बौद्धिक संपदा होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। अगर मैं कोई ऐसा शर्ट बनाऊं जिसको कभी धोने की जरूरत ही ना पड़े, जिसमें से स्मेल ना आए, जिसमें अगर दाग लग जाए तो उसको झटक दिए तो पूरा दाग निकल जाए, कुछ ऐसा अगर मैं कोई शर्ट बना देता हूँ, तो ये इसमें इसको बनाने के लिए मैं अपना दिमाग लगाया हूँ, तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट बनाया हूँ वो नहीं, उस प्रोडक्ट का आइडिया जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरी बुद्धि की संपदा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग बौद्धिक संपदा। और ये कौन कौन से टाइप का होता है? इसमें पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। ऐसे चार अलग अलग हम लोग कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। तो पेटेंट क्या होता है कि अगर हम कोई हमारे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को हम लोग अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो हमारा क्या है? पेटेंट है। कॉपीराइट अगर हम लोग देखते हैं, कॉपी और राइट। कॉपी मतलब क्या होता है? नकल करना। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। तो नकल करने का अगर हम लोग को अधिकार प्राप्त है तो वही क्या कहलाएगा? कॉपी राइट। अभी इसको हम लोग समझते हैं पहले। जैसे अमृत तुल्य, आप लोग नाम सुनोगे, चाय का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। तो अमृत तुल्य का अलग अलग जगह हम लोग कहीं 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 भी अगर हम लोग पीते हैं, अगर वहाँ पर जो उसका शॉप का नाम में अमृत तुल्य लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पर उसी के फ्लेवर का हम लोग को चाय मिलने वाला है। तो किसी भी अमृत तुल्य में जाके देखें हम लोग, सब जगह एक ही टेस्ट मिलेगा हम लोग को। तो ये क्या है? अलग अलग जगह, जैसे मान लेते हैं इसका हेडक्वार्टर अगर मान लेते हैं रायपुर में है, और हम लोग कहाँ खोल लिए? दुर्ग में, भिलाई में और बिलासपुर में। ये 3 जगह हम लोग खोले, और हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों जगह हम लोग नाम क्या रखे हैं? सेम, अमृतुल्य रख दिए हैं मान लेते हैं। अब यहाँ पर अब जब एक ही ब्रांड है तो क्वालिटी भी सेम रहना चाहिए, क्वांटिटी भी सेम रहना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे? जो मेन ब्रांच वाला रहेगा ना, वो क्या बताएगा कि देखो भैया, मैं ये वाला कप को यूज़ करना, और इस कप में जो भी प्राइस बताएंगे ना, ये 20 रुपए का है, ये 30 रुपए वाला हो गया, ये 40 रुपए वाला हो गया, जो रेट यहाँ पर मिलेगा सेम रेट में देना, ज़्यादा मत देना, कम में मत देना। अब यहाँ पर बात आती है फ्लेवर की। फ्लेवर सब जगह सेम रहना चाहिए, तो जो फॉर्मूला रहेगा ना उसको भी सब जगह बताएगा। तो ये जो अलग अलग जगह अपना फॉर्मूला को बता रहा है ना, ये क्या है? हमारा ट्रेड सीक्रेट। क्योंकि उसका अलग लगता है, एमबीए चाय वाले का टेस्ट अलग लगेगा। ठीक है, कुल्हड़ वाला पियेंगे तो उसके पास अलग मिलेगा, चाय टपरी का देखेंगे सब जगह अलग अलग मिल रहा है, हर जगह अलग अलग हम लोग को टेस्ट मिल रहा है, वो उनका अपना ट्रेड सीक्रेट है। और हम लोग ये जो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर वाले, यहाँ पर से क्या ले लिए हैं? अधिकार ले लिए हैं कि हम लोग भैया आपसे पूछ रहे हैं, आपकी जैसा हम लोग बनाएंगे, सेम टू सेम कॉपी करेंगे ऐसे करके। तो ये उन अधिकार को दे दिया इनको कि ठीक है भैया, आप मेरे जैसा बना सकते हो सेम टू सेम। और बनाने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत रहेगा सब मेरे से पूछ लेना, कैसे बनाना है, क्या करना है, ऐसे करके। तो ये हमारा हुआ कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क। अब आते हैं ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क आप लोग देखे होंगे, अलग अलग जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है उसमें अपना, बड़ा कंपनी रहे चाहे छोटा कंपनी रहे, सबका अपना अपना एक लोगो होता है। अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, हमारे पास ये किसका लोगो है? अच्छा, हम लोग एक एडिडास का देखते हैं ना, एडिडास का एकदम सिंपल सा कुछ ऐसा हमारे पास लोगो देखने को मिलता है। ऐसे छोटा से बड़ा, मतलब बड़े से छोटा ऐसे करके बना रहता है, डिज़ाइन बना रहता है। जहाँ जहाँ हम लोग को ये दिखाई दिया, जिस कपड़े में दिखाई दिया, जूते में दिखाई दिया, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स किट्स में हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये एडिडास का है।
अब वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है वहाँ पर वो लिखा रहे कि एडिडास ऐसे करके, लेकिन वो ट्रेड मार्क बस लगा दिया है ना, उसी से हमको पता चल जाएगा ये एडिडास का है। और एडिडास का है तो हम लोग वहाँ पर अब क्वालिटी का हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग कैसे जज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, हम लोग कैसे जज करते हैं कि वो कंपनी कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाता आया है। अगर अच्छा बनाता आया है तो उसका नाम अच्छा बड़ा रहेगा, तो ये इसका नाम अच्छा बड़ा बना हुआ है एडिडास का। अब मान लेते हैं ये एक जूता का एक वैरायटी मतलब निकाला, और उस जूते का रेट है 6000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ का वो जूता दे रहा है। अब मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही बना दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो ऐसा लोगो है ना, मान लेते हैं ये कुछ इस डिज़ाइन में जा रहा है, तो ये क्या कर देगा अपोजिट डिज़ाइन, या फिर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी क्या कर रहा है वो भी एकदम सेम टू सेम बना के बेच रहा है। अब जब ऐसे ही सेम टू सेम बना के बेचेगा और ये रेट कम कर दिया है, मान लेते हैं ये 1000 कर दिया है, 6000 में बिक रहा है, ये 1000 में बिक रहा है। अब लेने वाले क्या रहेंगे, कम वाले देखेंगे। सेम अगर प्रोडक्ट हम लोग को मतलब सेम हम लोग मार्किंग वाला देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर 1000 में मिल रहा है, यहाँ पर 6000 में मिल रहा है, तो हम लोग 5000 एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, जनता जो रहेगी वो क्या ले लेगी, सस्ता वाला, क्योंकि हर कोई क्या करता है, जबरदस्ती कोई महंगा लेना तो क्यों चाहेगा, तो वो कम में लेना चाहेंगे और मिल जाएगा उनको। तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है अच्छा, मान लेते हैं कुछ ऐसा सिनेरियो, अगर अच्छा मिला नहीं मिला जो भी है, लेकिन यहाँ पर एडिडास के कुछ कस्टमर तो दूसरे में निकल गए, दूसरे साइड चले गए, तो नुकसान किसको हुआ इससे, एडिडास को। तो अब एडिडास क्या चाहेगा कि जो जैसा लोगो मैं लगाया हूँ ना, जैसा नाम मैं रखा हूँ ना, वैसा सिर्फ मैं ही बस रख सकूँ, कोई और ना रख सके। जो डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो डिज़ाइन सिर्फ मैं यूज़ करूँ, कोई और यूज़ ना करें। जैसे आप दिल्ली एस एकेडमी का लोगो देखेंगे, दिल्ली एस एकेडमी का लोगो को सिर्फ दिल्ली एस एकेडमी ही यूज़ कर सकता है, कोई और अगर उसको लगा के करेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो ये क्या है, एक मार्किंग है, एक टैग है, यही मार्क क्या कहलाता है, ट्रेड मार्क। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा ट्रेड मार्क। अब आप लोग सुने होंगे एडिडास का कंपनी है, कंपनी मेन कंपनी का नाम क्या है, एडिडास, लेकिन हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारे एडिडास हैं, बस स्पेलिंग में अलग अलग है, कोई एडिडास लिखा है, कोई एबिबास लिखा है, कोई एबिमास लिखा है, अलग अलग हम लोग को यहाँ पर वैरायटी दिख रहा है। वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग का अगर गड़बड़ी करना है, वो लोग क्या कर दिए, नाम चेंज कर दिए और डिज़ाइन चेंज कर दिए। कहीं पर ऐसा आपको मार्किंग दिखाई देगा और नीचे लिखे रहेगा एडिडास या फिर एबिबास, कुछ भी और लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ ये मार्क देख रहे हैं, ये मार्क तो नहीं है एडिडास का। अगर ये मार्क नहीं है एडिडास का, मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो इससे हमको क्या पता चलता है, प्रोडक्ट असली है नकली है, और अगर असली है तो हर जगह हम लोग को सेम ट्रेडमार्क नजर आएगा। ये क्या कहला, ये हमारा अब क्या क्या देख डाले हम लोग, पेटेंट देख डाले, कॉपीराइट देख डाले, ट्रेडमार्क देख डाले, ट्रेड सीक्रेट देख डाले। अब हम लोग क्या देखते हैं, विपो में आते हैं। इन्हीं सब की रक्षा करने के लिए हमारे नेशनल लेवल पे एक अलग से एक्ट बनाया गया है, पेटेंट एक्ट 1970 में बनाया गया है। और अगर हम लोग हर कंट्री में अपना अपना एक्ट एग्जिस्ट करता है, और एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है विपो, ये सारे देशों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो नेशनल लेवल पे हमारी नेशनल एजेंसी काम कर रही है, वही इंटरनेशनल लेवल पे कौन काम कर रहा है, विपो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगर इसके करंट मेंबर्स देखते हैं तो 192 मेंबर्स इसके, मतलब इसमें 192 मेंबर्स हैं, और इंडिया कब इसका मेंबर बना था, 1975 में। ध्यान रखिएगा 1967 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग तुरंत इसके मेंबर नहीं बने हैं, हम लोग बने हैं 1975 में। इसके हेड कौन है, हेड या फिर डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डैरेन टेंग हैंगशिम। ये नाम से समझ आ रहा है कि चाइनीज नाम है, ये आदमी चाइनीज ही है, ठीक है, चाइनीज ओरिजिन का है, चाइनीज ही है ये, ठीक। ये क्या काम करता है, एक्ट एज अ ग्लोबल फोरम फॉर आईपी सर्विसेज। विपो इज अ सेल्फ फंडेड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है। और इसका मेन काम क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था, ताकि ये जो अधिकार है इंटरनेशनल लेवल पे कोई इनके क्या चीज का सुरक्षा के लिए काम कर सके, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब इसके फंक्शंस में आते हैं, तो इनके मेन फंक्शंस में अगर देखते हैं, टू असिस्ट करना है ना, क्या चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कैंपेन दैट इम्प्रूव आईपी प्रोटेक्शंस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल
ओवरऑल काम करेगा सिर्फ इनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डिस्कस्ड बाय दी बर्न एंड पेरिस यूनियंस, ठीक है। बर्न और पेरिस यूनियंस में जो क्या बोलते हैं हमारे पास डिस्कशन की गई थी ना जिस फंक्शंस की, उन सबको लागू कराने की बात करता है। साइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। और क्या काम करता है, रेंडर लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। मतलब टेक्निकल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस जिसकी ज़रूरत पड़ती है अलग अलग देशों को। जैसे हमारा इंडिया तो कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हर देश इस बात के लिए कैपेबल नहीं होते जितने हम लोग कैपेबल हैं। तो वहाँ पर उन सभी देशों को असिस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा। और अगर इंडिया को भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया को भी अगर किसी टाइप की गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया भी यहाँ पर से हेल्प ले सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अब ट्रीटी देख लेते हैं। इसमें रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास ट्रीटी हैं जो हमारे विपो से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग देखते हैं पहला ट्रीटी, ठीक है, WPPT इसको शॉर्ट में बोलते हैं, विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ था, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये किनके लिए था, सिंगर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, मतलब जो परफॉर्म करते हैं एक तो उनके लिए था, और फोनोग्राम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स इनके लिए था। क्योंकि अगर कोई किसी का गाना चुरा रहा है, कोई किसी का म्यूजिक चुरा रहा है, तो ये तो गलत बात है। और इस गलत बात के अगेंस्ट काम में एक्शन लेने के लिए हमारे पास एक ट्रीटी हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है WPPT या फिर विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। अगला ट्रीटी है हमारा बुडापेस्ट ट्रीटी। तो बुडापेस्ट ट्रीटी मेनली किस चीज़ के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएं जिसमें जो मतलब जिसमें हम लोग जेनेटिक चेंज करके बनाएं, जैसे BT कॉटन, BT ब्रिंजल, ठीक है। BT कॉटन नाम सुने होगे, अगर नहीं सुने होगे तो सुन लो। इस BT का फुल फॉर्म है बेसिलस thuringiensis। ये कॉटन का एक प्रजाति है जिसको हम लोग जेनेटिकली डिज़ाइन किए। मतलब एक जो नॉर्मल सा कॉटन जो होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। तो हम लोग क्या किए, उसके जीन में, ठीक है, उसके जीन में हम लोग चेंजेस ला दिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके। उसके जीन में हम लोग चेंज ला के कुछ ऐसा हम लोग सिस्टम बना दिए कि अगर उसको, उस कॉटन के पेड़ को अगर कोई भी कीड़ा खाना चाहे तो उसका डेथ हो जाएगा। ऐसा उसका स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। तो BT कॉटन क्या चीज़ से रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैविक जंतुओं से रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं तो उनसे रिलेटेड। और हमारे पास रहता है जो ऑयल ईटिंग जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो सब भी इसमें आते हैं। अगला है हमारे पास मैड्रिड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। तो ये किस बात को बोलता है, द प्रोटोकॉल एंश्योर्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ अ मार्क इन मैनी कंट्रीज बाय सिक्योरिंग एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन दैट हैज एन इफेक्टिव इन ऑल द डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ये मतलब कॉपीराइट से रिलेटेड है, ठीक है। और एक है हमारे पास मराकेश ट्रीटी। तो मराकेश ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी कॉपीराइट, जो हम लोग अभी देखे कॉपीराइट के बारे में, उस कॉपीराइट से रिलेटेड हमारे पास ये ट्रीटी है हमारा मराकेश ट्रीटी। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 मतलब हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के संरक्षण के लिए, ठीक है, IPR के संरक्षण के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संरक्षण के लिए जो हम लोग एक्ट बनाए हैं वो कौन सा है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हम लोग देखते हैं, 1911 से। 1911 में हम लोग पहले बनाए थे, मतलब हम लोग बोल रहा हूँ मतलब अंग्रेज बनाए थे, उसमें हम लोग चेंजेस किए और उसके बाद हम लोग लेके आए और 1970 में इसको लेके आए हम लोग। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ, फोर्स में कब से आया, 1972 में, ठीक है। 2 साल लग जाता है हमारे यहाँ, तो काम थोड़ा सा स्लो होता है ना, स्लो मोशन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और इसमें अभी कब अमेंडमेंट हुआ, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2005 में। अगला आते हैं हम लोग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए पॉलिसी, और ये पॉलिसी कब का है, 2016 का है, 2016 का। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोई भी पॉलिसी आती है ना तो अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है,
वाणिज्य मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट देखते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट है, DPIIT, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और ये किसके लिए काम करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 की बात की जाए किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो वहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग हमारा वाणिज्य मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और अगर प्रॉपरली अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग, कौन कौन सा मंत्रालय उसके अंदर काम करते, कौन कौन सा मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है, तो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है इस पॉलिसी का, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, ये हमारे DPIIT का थीम है, पॉलिसी का भाग है। अब हम लोग देखते हैं इनिशिएटिव फॉर IPR, इसके लिए हम लोग क्या क्या और इनिशिएट किए। तो इसमें हम लोग 2021 में हम लोग स्टार्ट किए, जो हम लोग नाम सुने होंगे आप लोग, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 75वां जो वर्षगांठ है हमारे आज़ादी को, तो उसी को हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट किए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस नाम से डेजिग्नेट किए। उसके एक भाग के तौर पे हम लोग अपने प्रॉपर्टी राइट्स को, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करने की बात कहते हैं, उसको और बढ़ाने की बात कहते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहाँ पर हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर से प्री में क्वेश्चन नहीं बन सकता। आजकल प्री में ऐसा भी आ रहा है क्वेश्चन जो हम लोग मेंस में पढ़े रहते हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर प्री में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को मेन फोकस करना चाहिए मेंस में। अगर मेंस किसी का अच्छे से प्रिपेयर है तो उसका प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर हम लोग देख लेते कुछ क्वेश्चंस, आप लोग इसको बना के देखिए। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा क्या है, बहुत छोटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, और उसको कितने वर्ड्स में लिखना है, आपको 30 वर्ड्स में लिख के कंप्लीट कर लेना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये 2 नंबर का, इसको भी आप लोग लिख के देखना, ये भी 30 वर्ड्स में। एक और क्वेश्चन लिख लेना, राइट नोट ऑन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर टिप्पणी कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप मेंस के हिसाब से इसको प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए, लिख लिख के देखिए। जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को याद भी होता चलेगा और आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। थैंक यू।